तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, सभी को फिर से एक बार स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन पे। यह क्लास सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका कोर पेपर 10 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, वह है राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा दे तथा इसके अभिकरणों का वर्णन करे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को बता दें, सबसे पहले इजी तरह से आप लोग इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है। देखिए, राजनीतिक व्यवहार पर जिन विभिन्न सामाजिक क्रियाओं अतिक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है उनसे राजनीतिक समाजीकरण का जन्म होता है। मतलब कहने का मतलब जो राजनीतिक व्यवहार में जो क्रिया और प्रतिक्रिया का जो प्रभाव पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी से क्या होता है, सामाजिककरण का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है। और राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसा विचार है जो राजनीतिक स्थायित्व को लक्ष्य को प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। इस तरह से आप लोग इजी वे में इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे विद्वान जो इसमें मत देते हैं। देखो इसमें रॉबर्ट सायगेल का मत है। देखिए क्या बोलते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का प्रशिक्षण और विकास करना है जिससे वे राजनीतिक समाज के अच्छे कर्मचारी सदस्य बन सके। मतलब अच्छे कर्मचारी सदस्य बन सके, इससे उसको मत होता है। ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि संस्कृति से सीखा गया व्यवहार ही राजनीतिक संस्कृति है। संस्कृति से सीखा गया ही व्यवहार ही राजनीतिक संस्कृति है। और एक व्यक्ति समाज के साथ रहकर विभिन्न अंतः क्रियाओं में भाग लेता है और समाज के तौर पर तरीकों को समझाने लगता है। मतलब समाज के तौर तरीकों को क्या समझने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट, उससे समाज में केवल अपनी भूमिका का ज्ञान ही नहीं होता है बल्कि वह अन्य लोगों की भूमिका को भी अब जानने लगता है। मतलब जो वो समाज की भूमिका केवल नहीं जानता, वो अन्य लोगों की भूमिका को भी क्या करने लगता है, जानने लगता है। इससे ही व्यक्ति का समाजीकरण का पता चलता है। मतलब इसी से उसका समाजीकरण होता चला जाता है। मतलब वो समाज के बारे में सोचता हुआ चला जाता है। ठीक है। अमांड तथा पॉवेल के शब्दों, अमांड और पॉवेल जो एक विद्वान है वो कहते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों की रक्षा तथा उनमें परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एल बावसी का मत में, एल बावसी मत क्या कहते हैं कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग न केवल सक्रिय राजनीति सहभागिता के दौरान बल्कि उस अवधि के दौरान भी राजनीतिक मूल्यों को ग्रहण करते हैं जब वे स्पष्ट रूप से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। जब वो स्पष्ट रूप से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेंगे तब का बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अंतः राजनीतिक सामाजिकरण उस शिक्षण प्रक्रिया की ओर निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा सुसंचालित राजनीतिक व्यवस्था के लिए स्वीकार्य मानकों और व्यवहारों को एक पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, राजनीतिक समाजीकरण का अभिकरण। राजनीतिक समाजीकरण का क्या अभिकरण है? देखिए, राजनीतिक समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है एलब बॉल्व के विचार के अनुसार। देखिए, राजनीतिक समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो बाल्यकाल के वर्षों तक ही सीमित हो, बल्कि यह तो सारे वयस्क जीवन के दौरान चलती है। मतलब ये बच्चा के काल में ही नहीं, ये पूरा जीवन भर चलते रहता है। राजनीतिक समाजीकरण में निम्नलिखित तत्वों को योगदान होता है। उसमें से पहला होता है परिवार। क्या होता है? परिवार। देखिए, परिवार का क्या मुख्य तत्व होता है, देख सकते हैं कि परिवार नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। बच्चा सबसे पहले परिवार का सदस्य होता है। किसका होता है? परिवार का सदस्य होता है। तो हार्वर्ड ने लिखा है कि परिवार राजनीति के समाजीकरण अभिकरणों में सबसे आगे है और बच्चों की सीख परिवार से शुरू होती है। जो बच्चा होता है सबसे पहले कहाँ सीखता है? तो परिवार में ही सीखता है। ठीक है, याद रखिएगा। और परिवार की स्थिति, पर्यावरण, बच्चों के माता पिता एवं अन्य सदस्यों के राजनीतिक दृष्टिकोण का बच्चे पर अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जिसका परिवार जैसा होगा बच्चा वैसा ही आगे चलकर बनेगा। ये आप लोग जानते ही होंगे, है ना। नेक्स्ट, बच्चा परिवार से सत्ता का परिचय समझता है। ठीक है, सत्ता किस तरह से आगे चलना है। और यदि किसी राजनीतिक परिवार के बच्चे राजनीतिक में रुचि लेते हैं तो स्वाभाविक है कि वह हर रोज राजनीतिक विचार विमर्श सुनता होगा। मतलब हमेशा वह राजनीतिक का बात ही करता होगा। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण संस्थाएं। तो शिक्षण संस्थाएं क्या होता है कि परिवार के बाद राजनीतिक समाजीकरण का दूसरा अभिकरण स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थाएं होती है। इनका पर्यावरण बालक किशोरों पर अत्यधिक प्रभाव डालता है, मतलब जो 12 से लेकर 19 वर्ष के बच्चा होता है उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यहाँ उसे राजनीतिक सीख के अनेक औपचारिक अवसर मिलते हैं और स्कूल से लेकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय भी राजनीतिक सीखने की शक्तिशाली केंद्र है, मतलब यहीं से राजनीतिक सीखने का शक्तिशाली केंद्र बन जाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं मित्र मंडली, किसका कैसा फ्रेंड है। देख सकते हैं कि यह राजनीतिक समाजीकरण का तीसरा बड़ा अभिकरण है। मित्रों के गुट, भाई बहन, सहकर्मी, एक आयु समूह के सदस्य परस्पर एक दूसरे के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते, एक दूसरे के राजनीतिक व्यवहार को क्या करते, प्रभावित करते रहते हैं। सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाएं, देखिए राजनीतिक समाजीकरण तथा संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें देख सकते हैं वयस्कों के लिए राजनीतिक दल, शासन व्यवस्था, युवा आंदोलन, जनसंचार के विभिन्न माध्यम आदि भी राजनीतिक समाजीकरण के लिए क्या होता है, आवश्यक सामग्री जुटाते रहते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत क्या कैसा अनुभव होता है कि व्यक्ति का अपने अनुभवों द्वारा भी राजनीतिक समाजीकरण होता है और नौकरी करते, ठीक है, नौकरी करते समय उसे जिस प्रकार वातावरण मिलता है उसके चारों ओर निर्मित औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन जैसे क्लब, यूनियन व माध्यम बन जाते हैं जिनके द्वारा उससे राजनीतिक सूचना क्या होता है, प्राप्त होती है। आगे देख सकते हैं जनसंचार के माध्यम। जनसंचार का माध्यम कहने का मतलब होता है कि समाचार पत्रों में रिपोर्टों की पढ़कर, रेडियो वार्ताओं को सुनकर, टेलीविजन फिल्मों को देखकर लोग किन्हीं मानकों और मूल्यों के लिए अपनी पसंद को विकसित कर लेते हैं। अपना पसंद क्या कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं, क्या करना आगे चल के, है ना। राजनीतिक व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष संबंध। मनुष्य जब उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं तो उनका राजनीतिक समाजीकरण होता है। क्या होता है, राजनीतिक समाजीकरण होता है। अमान तथा पावेल के शब्दों में क्या कहते हैं, देखिए कि उस राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जिन्हें परिवार और स्कूल ने शामिल किया है, विचार कितना ही सकारात्मक क्यों ना हो, जब किसी व्यक्ति की उसके दल द्वारा अवहेलना की जाती है तो पुलिस द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, पुलिस द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। तो पुलिस उसे धोखा दिया जाता है तो रोटी के लिए पंक्ति में लगे लोग, पंक्ति में जैसे रोटी खाने के लिए लगे रहते हैं ना, मतलब खाना पेट के लिए आदमी काम करता है ना, के लिए लगे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस बात की संभावना होती है कि राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उसके विचारों की परिवर्तन आ जाए, है ना। अब देखते हैं राजनीतिक में प्रत्यक्ष भाग लेना, मतलब राजनीति में भी भाग लेना है तो राजनीतिक समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है और स्वयं लोगों द्वारा राजनीति में भाग लेना होता है। इस तरह से इसको हम एंड कर सकते हैं और लास्ट में आप लोग निष्कर्ष लिख दीजिए कि अंततः हम निसंदेह कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है के रूप में है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए हुए हैं। राजनीतिक समाजीकरण एक जंगल जैसा है जो हमेशा फैलता ही जाता है और विस्तार करता ही रहता है और राजनीतिक समाजीकरण की अभिकरण यह प्रक्रिया समाज में निरंतर चलती रहती है और इसके हर सिद्धांत या भाग राजनीतिक समाजीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहते हैं। इस प्रकार से आप आंसर को एंड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों के आंसर पसंद आया होगा तो इस आंसर को अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर JPSC विद अमन को सर्च कीजिए और ज्वाइन होकर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।